आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। सभी सखियों को, सभी सहेलियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और हमारे सामने बैठी है इस समय स्वप्निल। तो स्वप्निल श्रीवास्तव का भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारे जितने भी श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, साथी हैं, सभी को बहुत बहुत स्वागत है सभी का और नमस्कार। बिल्कुल। और स्वप्निल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एकदम त्योहारों का जो मौसम है वो आ चुका है। बारिश का मौसम चला गया है। अब त्योहारों का मौसम आ गया है, तो सभी लोग के घर में खूब अच्छे से तैयारियां चल रही होंगी, साफ सफाई से लेकर पकवान बनाने तक की बड़ी सारी बातें हो रही हैं, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं सब तैयारों के बीच आज हम कुछ विषय लेकर आए हैं। आज दिन विशेष में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे विषयों के ऊपर बातें करने वाले हैं। और साथ ही हम लेकर आए हैं जरा याद करो कुर्बानी के अंदर हम लेकर आएंगे बाबू गेनू। तो उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, इस बारे में बातचीत की गई है डॉक्टर उमा कुमार से। तो उस बातचीत का पहला भाग हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे साथी श्रोता जितने हैं वो भेज भी रहे हैं हमें अपने संदेशों के माध्यम से व्यंजन, बहुत सारे झटपट बनने वाली मिठाइयाँ। जी, तो बताइए आप कौन कौन सी मिठाइयाँ बना लेते हैं, क्योंकि झटपट बनने वाली मिठाई तो हमारे सखा भी बना लेते होंगे जरूर। अरे बहुत बहुत, ये तो सोचना भी मतलब मुश्किल काम है कि क्या नहीं कर लेते, ये होड़ लग जाती है। देखो क्योंकि स्वप्निल, अच्छा देखा गया है ना कि जितने भी शेफ होते हैं, बहुत सारे शेफ जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, है ना? बिल्कुल। और पता है, हम ये भी देखते हैं ना, हम लोग देखो कि होड़ लगती है संदेशों की कि कौन ज्यादा भेजेगा करके, और विषय के अनुरूप इतनी सटीक जानकारियां ढूंढ कर लाना और पूरी मतलब तन्मयता के साथ प्रतिभाग करना, बड़ी अच्छी चीज है ये। तो हम लोग भी अब एक गीत सुन लेते हैं पहले, जब तक हम इनको मौका देते हैं कि आप लिखिए अपनी झटपट रेसिपी। हाँ, जब तक आप अपने संदेश हमें भेजते हैं, अपनी बातें भेजते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत इन लोगों भी। हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सखी सहेली कार्यक्रम में। और अब हम सबसे पहले शुरुआत में बात करेंगे बाबू गेनू की, यानी कि जरा याद करो कुर्बानी विषय पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। और बता दें कि आपको कि बाबू गेनू सहत जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1908 को महालुंगे पडवाल के एक गरीब परिवार में हुआ था उनका जन्म। बाबू गेनू औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, फिर भी वो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र के बीच के सहजीवी संबंध को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। वो भारत में ब्रिटिश शासन के भू रणनीतिक हितों को समझते थे। वो जानते थे कि अर्थशास्त्र ब्रिटिश शासन की प्रेरक शक्ति थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बता रही हैं आप आरती। और साथ ही साथ ब्रिटिश राज की स्थापना भारत पर अंग्रेजों के आर्थिक प्रभुत्व को कायम रखने का जो एक छल मात्र था, इसी के संदर्भ में बाबू गेनू गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तर्कों को और उनके महत्व को समझते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ब्रिटिश शासन आर्थिक रूप से जब अस्थिर हो रहा हो तो वो ढह जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के लिए भारत में अपना जो शासन था वो जारी रखने का कोई प्रोत्साहन ना होता। वो ये भी जानते थे कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता ही उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। जी,
और वो पूरी तरह से जानते थे कि देश की आर्थिक आजादी के लिए किसी भी पैमाने पर कोई भी कीमत उनके लिए कम नहीं हो सकती है, क्योंकि राष्ट्र की राजनीतिक आजादी की कुंजी यही इसी में निहित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिस उद्देश्य में उनकी गहरी आस्था थी, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान यानी कि अपने प्राणों का बलिदान कर देने में भी कोई संकोच नहीं किया। वो मुंबई की एक कपास मिल में मजदूर थे। वो विदेशी कपड़ों के आयात के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल थे। बिल्कुल। 12 दिसंबर सन 1930 को मैनचेस्टर के जॉर्ज फ्रेजियर नामक एक कपड़ा व्यापारी को किले क्षेत्र के पुराने हनुमान गली स्थित अपनी दुकान से विदेशी कपड़े का लदा माल जब वो मुंबई बंदरगाह ले जा रहा था तो उसके अनुरोध पर उसे पुलिस की सुरक्षा दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों ने ट्रक को आगे न बढ़ाने की विनती की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एक तरफ धकेल दिया और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। कालबा देवी रोड पर भांगवाड़ी के पास बाबू गेनू ट्रक के सामने खड़े होकर महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहे थे और ये उनका शायद एक तरीके से पहला विरोध प्रदर्शन था अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। जी, पुलिस उन्हें और उनके साथियों को इस अहिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने से रोक रही थी। फिर भी बाबू गेनू ने ट्रकों को रोकने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। पुलिस अधिकारी ने ड्राइवर को आदेश दिया कि वो ट्रक बाबू गेनू पर चढ़ा दे। ट्रक ड्राइवर, जो एक भारतीय था, प्रदर्शनकारियों के पास आया और रुक गया। उसने कहा, मैं भी भारतीय हूँ और वो भी भारतीय है, हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो मैं अपने भाई की हत्या कैसे कर सकता हूँ। ये देखकर पुलिस ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाकर ट्रक को आगे बढ़ाया। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद अंग्रेज पुलिस अधिकारी ड्राइवर सीट पर बैठ गए और बाबू गेनू पर ट्रक चढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बाबू गेनू की मृत्यु हो गई और देश के लिए इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने अपना बलिदान दे दिया। ऐसे महान स्वतंत्रता के ध्वज दूतों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। इसीलिए आज हम पूरी श्रद्धा और भाव के साथ उन्हें नमन करते हैं। जी, ये गीत संगीत और विषय से जुड़ी हुई बातों के लिए अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी चीज है आरती। हाँ बिल्कुल, वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जो डॉक्टर साहब से बात होने वाली है, तो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर पर हम सुन लेते हैं डॉक्टर उमा कुमार से बातचीत का पहला भाग। जी, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रूमेटोलॉजी विभाग और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के फाउंडर और हेड डॉक्टर उमा कुमार। डॉक्टर उमा कुमार, विविध भारती के स्टूडियो से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, सबसे पहले हमें बताइए कि आज जो हमारा मुद्दा है रूमेटोलॉजी असल में है क्या और किस तरह की तकलीफ होती है इसमें? देखिए रूमेटोलॉजी जो मेडिसिन होता है उसकी एक सब स्पेशलिटी है, यानी कि मेडिसिन के अंडर एक जो विधा है वो आती है और इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन अब इंडिया में शुरू हो गया है, जिसे हम डीएम प्रोग्राम कहते हैं, इन रूमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। तो इसमें जो मरीज आते हैं वो जिनको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, मस्कुलर स्केलेटल ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिन्हें हम रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कह देते हैं, और बाकी के स्ट्रक्चर जैसे मांसपेशियों की प्रॉब्लम है और जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं अराउंड जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स, अगर वो किसी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से ग्रसित है तो वो रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में देखे जाते हैं रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा। जी, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज की बात आपने की, तो ये क्या है हमारी सखियों को बताइए, क्योंकि हमारी बहुत सारी सखियां इस ओर सजग नहीं हो पाती हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो समझने के लिए ये जरूरी है जानना कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है शरीर की, जो हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस से बचाती है, जो बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स खराब हैं हमारी शरीर के लिए, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर वो इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देती है तो
हम कहते हैं कि शरीर में ऑटो इम्यूनिटी की स्टेज पैदा हो गई। जी। और ऐसे ही बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं और वो सिर्फ एक ऑर्गन के भी हो सकते हैं और एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और जॉइंट्स को इन्वॉल्व किए बिना भी हो सकते हैं। जी। तो जिस भी ऑर्गन का ऑटो इम्यून डिजीज है वो उस स्पेशलिस्ट के पास जाके रिपोर्ट करता है। जैसे कि किसी को मान लीजिए कंडीशन होती है पैनक्रियाटाइटिस, जिसमें पैनक्रियाज में सूजन हो जाती है, वो भी ऑटो इम्यून हो सकती है, तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके रिपोर्ट होते हैं ऐसे पेशेंट्स। अगर मान लीजिए किसी को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि न्यूरोलॉजी रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट करते हैं। अब बात करें हम रूमेटोलॉजी की, तो रूमेटोलॉजी में रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं। पर्टिकुलर कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस की बीमारी है, वैस्कुलाइटिस है, सार्कॉइड है, सोरियासिस है, स्क्लेरोडर्मा है, शोगरेन सिंड्रोम है, मायोसाइटिस है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो कि रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस की कैटेगरी में आते हैं और रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा ट्रीट किए जाते हैं। ज्यादातर जो मरीज हैं हमारे जो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ऑटो इम्यून, वो मल्टी सिस्टम होते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक ऑर्गन को ही अफेक्ट नहीं करते, जॉइंट को ही अफेक्ट नहीं करते, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे लंग्स हैं, किडनीज हैं, ब्रेन, जी, हमारे इंटेस्टाइन, स्किन, आंखें, ईयर, साइनसेस, ऑर्गन्स जैसे लंग्स हैं, किडनीज हैं, ब्रेन, जी, हमारे ऑर्गन्स जैसे लंग्स हैं, किडनीज हैं, ब्रेन, जी, हमारे इंटेस्टाइन, स्किन, आंखें, ईयर, साइनसेस, इन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ आवर डिसऑर्डर्स आर मल्टी सिस्टम डिजीजेस। बहुत ही लेमन टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी के, सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं, उनमें कुछ बदलाव आ जाता है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, और बॉडी फिर उन्हीं प्रोटीन्स को एज फॉरेन बॉडी परसीव करना शुरू कर देती है और उस प्रोसेस में उनमें सूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है फुल फ्लेज्ड, और फिर बाद में जाके बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। एक हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री, यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपने देखा होगा कोविड के दौरान में के बाद भी लोगों को जोड़ों में परेशानियां हुई, बहुत सारे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हुए, तो उसमें जो कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट है उसके प्रोटीन्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं उनको मिमिक करते हैं, यानी कि वो सिमिलर होते हैं। जो हमारा इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा अपना है और कौन सा बेगाना। तो जब उस प्रोसेस में जिसमें कि फॉरेन इन्वेडर को वो बाहर निकालना चाहता है तो शरीर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये जो रूमेटोलॉजी है ये गठिया या आर्थराइटिस से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या फर्क है? ये जो भ्रांति है, गलतफहमी है, इसको किस तरह से आप बताएंगी कि ये गलतफहमी है? थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए इस बारे में। जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये भ्रांति है, क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां हैं, हमारी इलनेसेस हैं, उनमें जोड़ों पर असर आता है। जी। और उसके साथ साथ और भी लक्षण होते हैं। जी। तो गठिया ये आम भाषा का शब्द है कि जोड़ों में परेशानी हुई, जोड़ों को मतलब यानी कि गांठ है ना। जी। तो उसकी सूजन तो गठिया कह देते हैं कि एक प्रकार का गठिया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो गठिया है वो यानी कि आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, वो एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का। और गठिया को अगर हम वैसे डिफाइन करें तो हम क्या देते हैं कि जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ लाल हो जाते हैं, कामकाज करने में उनमें परेशानी होती है, दर्द होता है, और जब मरीज सो के उठता है सुबह यानी कि प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी के बाद बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, जकड़न होती है, जो कि आधे घंटे से ज्यादा समय तक परसिस्ट करती है, तो हम कह देते हैं कि गठिया हो गया। यानी कि और गठिया में भी हम दो में डिवाइड कर देते हैं कि एक इन्फ्लेमेटरी होता है, दूसरा नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है।
तो जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है उसके कैटेगरी में आ जाती है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, और जो इन्फ्लेमेटरी है उसमें आ जाता है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसको डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि एक उम्र वाला गठिया होता है जो कि आजकल कम उम्र में भी देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ मेनी लाइफस्टाइल चेंजेस, और एक जो होता है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो ऑटोइम्यून आर्थराइटिडीज है वो फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं। और पोस्ट मेनोपॉजल जैसे जैसे एज होती है उसके बाद वो जो रेशियो है मेल टू फीमेल जो है वो चेंज होता जाता है, और बाद में जाके वो बराबरी तक भी पहुंच जाता है। तो इसकी भी वजह देखी गई है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, इन सब का रोल होता है। और पर्टिकुलरली ईस्ट्रोजन जो होता है वो भी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा जो इम्यून जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, और फीमेल्स में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसलिए विमेन में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर बहुत स्ट्रांग होगी, अगर उसमें कोई एबरेशन आ जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो उसका खामियाजा भी ज्यादा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये जो बीमारियां हैं ऑटोइम्यून इलनेसेस, रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो विमेन में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। जी, तो क्या इन बीमारियों के पीछे क्या विटामिन की कमी वगैरह शामिल है? अमूमन महिलाओं के पोषण की ओर आज भी हमारा समाज बहुत सजग नहीं है। ज्यादातर महिलाएं कुपोषण के शिकार हो जाती हैं, खासतौर से गर्भवती महिलाएं जब बच्चा होता है डिलीवरी के बाद। तो इनके लिए क्या सजगता बरतनी चाहिए? खान पान में क्या कुछ लाना चाहिए, शामिल करना चाहिए? देखिए, पोषण का बहुत महत्व होता है किसी भी बीमारी को होने में, और एक कुपोषण की शिकार भी है महिलाएं, और ज्यादा खाने की वजह से मोटापे की शिकार भी है। तो ये दोनों तरफ से है, क्योंकि आपने देखा होगा घरों में अगर थोड़ा सा खाना बच जाता है तो उसको खत्म करने के चक्कर में ओवर ईटिंग हो जाती है, बिल्कुल ज्यादा खाती है, और इनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती, क्योंकि वो थक जरूर जाती हैं काम करते करते, लेकिन जिस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं कर पाती है। और ओबेसिटी को भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है ऑटोइम्यून कंडीशंस का या आर्थराइटिस का भी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस को होने के, एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस की, तो शुरुआत हम करें कि जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक रिस्क फैक्टर है ऑटोइम्यून डिजीजेस का। स्मोकिंग, टोबैको, ये रिस्क फैक्टर है। रिकरेंट इन्फेक्शंस, यानी बार बार किसी को इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी, वो एक रिस्क फैक्टर है। स्ट्रेस, बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस अगर किसी को है तो वो भी रिस्क फैक्टर है ऑटोइम्यून डिजीजेस को होने का। इसके अलावा अगर हम सिर्फ आर्थराइटिस की बात करें कब हो सकती है, देखिए वो जो कुछ कैंसर्स होते हैं उसमें भी आर्थराइटिस हो जाती है। कुछ आप देखिए इन्फेक्शंस होते हैं, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल चिकनगुनिया है या टीबी है, इन सब में आर्थराइटिस हो जाती है। कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस होते हैं, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसमें आर्थराइटिस हो जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों में जॉइंट की समस्याएं बढ़ रही हैं। क्या इसका कोई प्रॉपर इलाज है कि पूरी तरह से वो क्यूरेबल है, या फिर फिजियोथेरेपी, योग या व्यायाम के जरिए इसको ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि दो प्रकार के आर्थराइटिस हैं, एक जो इन्फ्लेमेटरी की कैटेगरी में आते हैं जिसके लिए मैंने बहुत सारे नाम लिए थे, लाइक रूमेटॉइड, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी की होती है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो जो नॉन इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके अपने अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि किसी के जॉइंट में चोट लग गई है, किसी का उठने बैठने का तरीका ठीक नहीं है, किसी में मोटापा बहुत ज्यादा है,
कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, तो उसमें तो लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस से आराम मिलता है इन द इनिशियल स्टेजेस। बट बाद में जाके अगर किसी को बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो आपने सुना होगा कि रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ता है घुटनों का या कूलों का, है ना। तो उसके लिए कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि बाहर से ग्रीस वगैरह नहीं डाला जा सकता। कभी कभी कुछ इंजेक्शन होते हैं जो दिए जाते हैं जॉइंट के अंदर, उससे कुछ लोगों को आराम मिल जाता है। तो कोशिश उसमें यही करनी है कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, अपना वजन कंट्रोल में रखें, खान पान सही रखें, उठने बैठने काम करने का तरीका सही रखें और फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कहते हैं 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन अ वीक जरूरी है करना, हर किसी को योगा करें। दूसरा आती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो जैसा कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का मैंने क्लासिकल एग्जांपल बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें जो दवाएं हैं आज के टाइम में बहुत कारगर दवाएं उपलब्ध हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं एम्स आई थी, ये बात है 95-96 की, जब मैंने एज ए रेजिडेंट ज्वाइन किया था एम्स दिल्ली में, तो उस समय जो मरीजों की हालत मैं देखती थी और हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तब गोल्ड के इंजेक्शंस दिए जाते थे जिनके अपने कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे, खूब हाई डोजेस में स्टीरॉइड्स दिए जाते थे, पेन किलर दिए जाते थे और कुछ नई नई दवाइयां आ रही थी। बट आज का जो टाइम है उसमें ऑलमोस्ट क्योर वर्ड तो नहीं यूज करना चाहूंगी मैं, लेकिन उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर किसी को बीमारी हुई और वो अर्ली डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जहां तक कि डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं हुई है, तो उसको फिर ऐसा इतना ठीक हो जाता है कि उसको लगता ही नहीं कि उसको बीमारी हुई है, कि बीमारी थी। इट्स लाइक अब दवाइयां तो खानी पड़ती हैं, जो जिंदगी भर खानी पड़ती हैं दवाइयां, क्योंकि जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, वैसे ही इन बीमारियों का जो इलाज है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। और उस कैटेगरी में हमारे पास कई बार एक वर्ड यूज किया जाता है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स, जिसमें मीथोट्रेक्सेट, लैफ्लुनोमाइड, सल्फरसैलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टाइप की दवाइयां होती हैं। इसके अलावा सेकेंड कैटेगरी में बात करें तो बायोलॉजिक्स आ जाते हैं, जो कि थोड़े महंगे होते हैं बट काफी कारगर दवाएं हैं। उस कैटेगरी में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर तीसरी में हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स कह देते हैं, जिसमें जैक इनहिबिटर्स, तो उसके ग्रुप की भी बहुत सारी दवाइयां, टॉफासिटिनिब, बैरिसिटिनिब, ओपाडासिटिनिब, ये सब अवेलेबल है। लेकिन लोगों को यहाँ जानना ये जरूरी है कि एक तो बीमारी अगर है तो डॉक्टर के पास जाएं जिससे वो डिटेक्ट हो सके और दवाइयां शुरू हो सके। कभी अपने आप ये सोच के कि अब तो मेरा बीमारी ठीक हो गया, अभी मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना करें, क्योंकि दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं। बंद करने से रिलैप्सेस होते ही होते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि जब आपको बुलाया जाता है मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि हम पेशेंट्स जो इन दवाइयों पे होते हैं उनको इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं, तो हम देखना उस समय एक तो डिजीज को असेस करते हैं, दूसरा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिजीज मल्टी सिस्टम है, कि सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता, दूसरे ऑर्गन्स पे भी असर आता है, तो वो सब असेस करते हैं और दवाओं के साइड इफेक्ट्स के लिए असेस करते हैं। तो रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए अगर डॉक्टर बुलाता है तो जरूर जाना चाहिए। फिर हमने जो बाकी की चीजों की बात की, जैसे कि एक्सरसाइजेज वगैरह, वो जारी रखने चाहिए और बाकी अपने आप को नॉर्मल समझना है, क्योंकि अगर दवा नहीं करेंगे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिफॉर्मिटी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा, ये सब कुछ बढ़ जाता है। आपको लग रहा होगा आप ठीक है, दर्द नहीं हो रहा, लेकिन शरीर में सूजन की स्थिति बनी है, क्योंकि हम पेशेंट्स जो इन दवाइयों पे होते हैं उनको इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। तो हम देखना उस समय एक तो डिजीज को असेस करते हैं, दूसरा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिजीज मल्टी सिस्टम है, कि सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता, दूसरे ऑर्गन्स पे भी असर आता है, तो वो सब असेस करते हैं और दवाओं के साइड इफेक्ट्स के लिए असेस करते हैं। तो रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए अगर डॉक्टर बुलाता है तो जरूर जाना चाहिए। फिर हमने जो बाकी की चीजों की बात की, जैसे कि एक्सरसाइजेज वगैरह, वो जारी रखने चाहिए और बाकी अपने आप को नॉर्मल समझना है, क्योंकि अगर दवा नहीं करेंगे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिफॉर्मिटी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा, ये सब कुछ बढ़ जाता है। आपको लग रहा होगा आप ठीक है, दर्द नहीं हो रहा, लेकिन शरीर में सूजन की स्थिति बनी हुई है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं।
तो मैं कहूंगी कि बहुत कारगर दवाइयां उपलब्ध हैं और इसीलिए सबके लिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर बीमारी है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, दवाइयां शुरू कराएं। और स्टेरॉइड्स ओनली इसका इलाज नहीं है। कई बार मरीज स्टेरॉइड्स लंबे समय तक लेते रहते हैं जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वही वाली बात है कि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो मैं कहूंगी कि बहुत कारगर दवाइयां उपलब्ध हैं और इसीलिए सबके लिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर बीमारी है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, दवाइयां शुरू कराएं। और स्टेरॉइड्स ओनली इसका इलाज नहीं है। कई बार मरीज स्टेरॉइड्स लंबे समय तक लेते रहते हैं जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वही वाली बात है कि दवाइयों को अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही हाथों में उसका इस्तेमाल हो, तो वो वरदान साबित होते हैं। नहीं तो उसके ही नुकसान इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आर्थराइटिस के नुकसान तो पीछे छूट जाते हैं। जी जी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। जी। इस अंतराल के पहले आरती हम अभी सुन रहे थे अपने साथियों के साथ रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर डॉक्टर उमा कुमार की से बातचीत का पहला भाग। जी हाँ। और इतना मैं ये तुमसे कहना चाह रही थी स्वप्निल बहुत देर से कि हम बस ये सुनने के बाद, इस इंटरव्यू के बाद हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। अब तुम कह रही हो तो बिल्कुल तुम्हारी बात को हम पूरा करेंगे। ये लो सुनवाते हैं आपको ये नगमा। कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। सखी सहेली में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और वैसे आरती, क्या बात बात पे इतनी कसमें खाना, ऐसा करो ही नहीं ना कि कसम खानी पड़े। अरे आज का जमाना अलग है स्वप्निल। आज हर बात के लिए प्रूफ देने के लिए कसम से करना पड़ता है। खैर चलो, ये सब करते रहेंगे हम, पर अब आज अपने विषय पर लौटते हैं। और हम आज सबसे पहले दिन विशेष में विश्व विद्यार्थी दिवस के बारे में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और आज है विश्व छात्र दिवस या विद्यार्थी दिवस, जो कि हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ये दिन विज्ञान, शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रक्षेपण यान तकनीक के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन का उपनाम दिया गया था। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा आरती। ये और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, अपने सपनों को साकार करने से पहले आपको सपने देखने होंगे। यानी छात्रों के साथ उनके गहरे जुड़ाव ने उन्हें विद्यार्थियों का इसीलिए प्रिय बना दिया था, उनका प्रेरणा स्रोत बना दिया था। और आज भी ऐसा होता है ना कि ज्यादातर लोग जब कभी उदाहरण देते हैं कि कितनी कठिनाइयों से जीवन में मतलब उन्होंने सह करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और उसके बाद एक कैसा कितना बड़ा सा मुकाम समाज में, देश में पाया, तो इसलिए लोग उदाहरण भी देते हैं उनका। तो इसी लगाव को मान्यता देते हुए हर साल 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य है भविष्य को आकार देने में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना। आज भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए हम उन्हें नमन करते हैं। बिल्कुल, हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि और नमन उनको। और चूंकि पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है आरती, तो एक मालूम है मुझे तुम क्या कहने वाले, पढ़ाई लिखाई का सुझाव दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नेकी और पूछ। हाँ, तो इतने प्यारा सा गाना तुमने सुनाया स्वप्निल। आज पता है कितनी महत्वपूर्ण आज का दिन है, कितना महत्वपूर्ण। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग मिले इसलिए महत्वपूर्ण है, वो तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन आज अभी हमने मनाया था विद्यार्थी दिवस, आज जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के बर्थडे पर मनाया जाता है। तो अब हम एक और दिवस पे बात करेंगे, ग्रामीण महिला दिवस पे। लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बधाई दे देते हैं, शुभकामनाएं दे देते हैं भारतीय सेना के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी कि EME कोर दिवस की। इस शुभकामनाओं के साथ ये भी बता देते हैं आरती कि ये दिन 1943 में कोर
की स्थापना की याद दिलाता है, यानी कि उसी की याद में उस दिन से इस दिन को मनाना शुरू किया गया था। तो हर साल ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल। और अब आरती बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की। जी हाँ, और ग्रामीण महिलाएं अपने समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समुदायों के लिए खाद्य उत्पादन, सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी है, ये हम सभी जानते हैं। बिल्कुल, ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करते हैं हम, तो जिसे पहली बार 18 दिसंबर 2007 के अपने संकल्प में महासभा के द्वारा स्थापित किया गया था। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और ग्रामीण गरीबी को खत्म करने में स्वदेशी महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता देने के लिए ये दिन जाना जाता है और उसी के लिए ये सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस पर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सामने आने वाली लैंगिक भेदभाव पर ध्यान केंद्रित करने वाला ये दिन है। ये दिन गरीबी, भुखमरी और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में लैंगिक समानता के महत्व को बताता है और दर्शाता है कि सतत विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है आरती, क्योंकि देखो ना, कोई भी काम हो, जैसे कि सिर्फ यहाँ पर हम बात आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जीवन के हर स्तर में, हर जगह पर, हर स्थान पर महिलाओं की भागीदारी जितनी होती है उसी हिसाब से उस चीज की तरक्की निर्भर करती है। वो घर की बात हो, खेतों की बात हो, या फिर जानवरों को चराने की बात हो, दूध निकालने की बात हो, मतलब अगर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कितने सारे काम छोटे होते से हैं लेके ना। बड़ा हर काम महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जैसे अब देखो, हम अपनी एक मतलब बचपन की बात इसी समय याद आ गई कि जैसे जब हमारे बाबा दूध निकाला करते थे, भैंस का धोते थे बैठ करके, तो हमारी जो दादी थी वो भैंस के चारे में वो जिसको लगौनी कहते हैं ना, आटा डाला जाता है, वो लगौनी लगाती रहती थी। तो अगर वो रुक जाता तो उस समय भैंस का ध्यान भटक जाए या मतलब कुछ भी हो तो पैर मारने का डर रहता है। तो भागीदारी हर जगह पर है, हर रूप में है, और इसी की महत्वता को समझाता हुआ ये दिन आज हम मना रहे हैं और इसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं सबको। बिल्कुल। और आज हम एक और दिवस की बात करने जा रहे हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय श्वेत बेंत दिवस, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, अगर तुम कह रही हो तो हम सुनवाएंगे। अच्छा, अब समझ में आया आरती कि तुमने ये गीत क्यों चुना आज। क्यों? मतलब आंखों में काजल लगाकर आई थी ना तुम, इसीलिए समझ में आ रहा है। हो गई तारीफ, बहुत हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्वेत बेंत दिवस पे और बताते हैं कि कितनी जरूरी है आंखें हमारे लिए। सही। अंतर्राष्ट्रीय श्वेत बेंत दिवस की जड़ें जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहां 1964 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने 15 अक्टूबर को श्वेत बेंत सुरक्षा दिवस घोषित किया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन महासंघ यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय श्वेत बेंत सुरक्षा दिवस के रूप में इसे अपनाया सन 2011 में। बिल्कुल, और सन 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट केन सुरक्षा दिवस का नाम बदलकर ब्लाइंड अमेरिकन इक्वालिटी डे कर दिया। ये दिन अंधत्व और दृष्टिबाधितों से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाता है। बिल्कुल आरती, और साथ ही साथ ये दृष्टिबाधित लोगों द्वारा समाज में किए जा रहे योगदानों को भी सम्मानित करता है। बिल्कुल, और श्वेत बेंत एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो नेत्रहीन व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने में मदद करता है। बिल्कुल आरती, और क्योंकि जो चीजें हैं, जो असुविधाएं होती हैं, उस असुविधाओं को भुलाकर उनको सामान्य जनजीवन के रूप में सम्मिलित कराना भी इस दिन का एक उद्देश्य है, ताकि हम आम जनजीवन में लोगों के मन में ये भावना ला सकें कि उनको एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट ना दें, उनके साथ अलग तरीके का उपेक्षित व्यवहार ना करें, बल्कि उनको समान रूप से समझते हुए समाज में समान स्थान दिलाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे इतनी जरूरी सी बातें कर रही हो, अभी तुम और भी बातें करोगी, शायद अब तुम मिठाई के बारे में बोलोगी। ये ऐसी रोनी सी सूरत क्यों बना के रखी है? तुम मिठाई बाद में खिलाना, हम बनवा लेंगे साथ में तुम्हें, लेकिन पहले हमें एक गाना सुनवा दो प्लीज। ठीक है सुन लो गाना, रो मत लेकिन। हाँ तो बताओ भाई, आज कौन सी मिठाई बताने जा रही हो स्वप्निल? मिठाई ऐसा करते हैं कि पेठे की मिठाई हमारे साथियों ने बताई है, तो पेठे के लड्डू। सामग्री उसमें लेनी है 250 ग्राम पेठा, काजू बादाम पिस्ता अखरोट कटे हुए, 1 चम्मच इलायची का पाउडर
और कटे हुए मेवे, मतलब आपका मन है तो थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, वरना कम भी सही। आप इस तरह से आप बता दीजिए। हाँ, और उसके बाद पेठे को कद्दूकस करके अलग रख लेना है बाउल में। उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मिला देने हैं, इलायची का पाउडर मिला दीजिए, हल्के हाथों से लड्डू का शेप दें, प्लेट में रख करके ऊपर से पिस्ता की कतरन बुरक दें, सभी के साथ टेस्टी मिठाई का आनंद लें। ये तो मतलब वही हुआ कि पेठे का रूप रंग बदल दिया खाली। बिल्कुल। और हम एक और बता देते हैं, कद्दू की बर्फी। तुमने पेठा बताया, मैं कद्दू बताने जा रही हूँ। सही है। और इसमें है आपको आधा किलो पीला कद्दू लेना है, और आधा कप चीनी, 1 कप दूध, 1 कप नारियल का बुरादा, 6-7 हरे पिस्ता, 6-7 केसर के दाने और दाने नहीं, 1 चम्मच असली घी और 1 चांदी का वर्क है। असली घी का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसकी विधि आप नोट कर लीजिए कि कद्दू को धोकर छिलका उतारकर कद्दूकस कर लें। नॉन स्टिक कढ़ाई में असली घी डालकर, मतलब घी डालकर, असली तो मिलने से रहा, कद्दूकस किए हुए कद्दू को पानी में सूख जाने तक पका लीजिए। 1 टेबल स्पून पानी में केसर के धागे भिगोइए। अब 1 कप दूध डालकर दूध को सूखने तक चलाते हुए पका लीजिए अच्छे से। अब केसर वाला पानी उसमें मिला लीजिए। अब 1-2 मिनट मध्यम गैस पर पकाइए जिससे कि केसर अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। अब चीनी डालिए, चीनी पानी छोड़ देगी, पानी सूखने तक मिश्रण को पकाते रहिए। आप कोकोनट पाउडर मिलाइए और मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पका लीजिए। आप चाहें तो कोकोनट पाउडर की जगह पे खोया भी डाल सकते हैं। एक ग्रीस की हुई प्लेट में मिक्सचर को पलटें और 1 घंटा फ्रीज में सेट होने दें। सेट होने के बाद आप उसको चांदी का वर्क लगा के उसके टुकड़े जैसे भी करना चाहें आप करके खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और हाँ, हमारे साथी लिख भी रहे हैं कि झटपट बनाने वाली मिठाइयों को तो मेरी लाइफ पार्टनर बनाती है, हम तो सिर्फ झटपट खाते हैं। हाँ, उसके साथ काम में हाथ जरूर बटाते हैं। मतलब ये जैसे कि गुलाब जामुन की गोली बनाना, डीप फ्राई करना, या चाशनी बनाने के लिए बड़ी जार में से शक्कर निकालना। चलिए, ये बहुत अच्छी बात लगी कि आप साथ देते हैं और ऐसे में स्वाद बढ़ जाता है मिठाई का। बिल्कुल बिल्कुल। एक और हमारे साथी उन्होंने भी व्यंजन ऐसे भेजा है, झटपट बनने वाली मिठाई। जैसे त्योहारों का समय हो या अचानक मेहमानों का आगमन, झटपट बनने वाली मिठाइयां हमेशा काम आती हैं। इनमें ज्यादा समय नहीं लगता और स्वाद भी लाजवाब होता है। तो इन्होंने ऐसी ही एक भेजी है, नारियल के लड्डू। सामग्री लेनी है नारियल का बुरादा, कंडेंस्ड मिल्क, इलायची पाउडर। कढ़ाई में नारियल का बुरादा हल्का सा भून लीजिए, उसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाइए और धीमी आंच पर चलाइए। मिश्रण जब गाढ़ा हो जाए तो आंच बंद करके ठंडा होने दीजिए। थोड़ी समय बाद उसमें छोटे छोटे से लड्डू बनाकर ऊपर से नारियल का बुरादा लगा करके खिलाइए। वाह। और एक और मैंने देखी इसमें कि अखरोट और नारियल की बर्फी। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप अखरोट का पिसा हुआ, 1 कप सूखा नारियल का चूरा, 2 कप चीनी, 2 कप दूध और आवश्यकता के अनुसार केसर अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। 8 से 10 पिस्ते कटे हुए या कोई भी आप ड्राई फ्रूट जो डालते हो। 2 चम्मच घी और आधा कप मेवा या केसर डाला हुआ डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें क्या करना है आपको, एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अखरोट और नारियल का चूरा डालकर 5 से 6 मिनट तक उसको अच्छी तरह से सेक लीजिए। फिर दूध डालकर लगातार चलाती रहें। जब ये गाढ़ा हो जाए तब उसमें चीनी डाल दें और जब पूरा गाढ़ा हो जाए तब तक आप उसे चलाते रहें। अब एक थाली में आप घी लगा लीजिए, चिकना कर लीजिए और उसमें इस पूरे मिक्सचर को गाढ़े हुए डाल दीजिए। जब हल्का गर्म हो तब आप छुरी से अपनी पसंद के अनुसार उसके टुकड़े कर लीजिए। अब आपको उनको थाली में से निकाल लें। अब एक बर्फी हाथ में लेकर उसके बीच का भाग छुरी से निकालकर उस जगह पर केसर वाला जो मावा है उसको भर दीजिए उसके बीच में और केसर पिस्ता से सजाकर सर्व करिए। क्या बात है, इतनी झटपट में हम लोगों ने कितनी सारी झटपट बनने वाली मिठाइयां बिल्कुल तैयार कर दी, रेसिपी बना दी। तो चलो एक झटपट से गीत भी सुन लिया जाए।